बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला आपका। अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला कर सकता है और इस सिलसिले में वाशिंगटन को पेशगी की इत्तला भी दे दी गई है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि मिडल ईस्ट के अंदर जो ऑलरेडी एक सिचुएशन चल रही है कॉन्फ्लिक्ट की, उसके अंदर क्या एक और कॉन्फ्लिक्ट को अफोर्ड किया जा सकता है? अमेरिका भी इस बारे में अगर बात कर रहा है और ट्रंप ने भी इस बारे में ये बात की है। वो कहते हैं कि अब मुश्किल लग रहा है कि ईरान इस बात पर माने कि वो यूरेनियम की अफजोदगी के अमल को रोक दे। तो क्या ट्रंप जो ऑलरेडी ये बात करते हैं कि वो नहीं चाहते कि किसी और की वॉर्स के अंदर, किसी और की जंग के अंदर उनको इन्वॉल्व किया जाए, तो क्या अब वो राज़ी हो चुके हैं इस चीज़ के लिए? इस पर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान की पोजीशन स्पेशली जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए और इस खत्ते को देखते हुए वो क्या रहेगी और क्या खामोशी ही इसका बेहतर ऑप्शन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा आज का हमारा टॉपिक होगा कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात इतने रखती है कि उन्होंने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब नया क्या करने जा रही है? अली अमीन गंडापुर का नया बयान जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर से इंदिया दिया कि वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन अमली तौर पर उनकी तरफ से क्या किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान गिरामी हैं, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शर्मिला हमें ज्वाइन करने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अहमद उवैस साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे, उनको भी हम वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच अहमद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इख्तियार साहब, सबसे पहले मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त यूएई के दौरे पर भी मौजूद हैं। एक तो ये वो कंटिन्यूएशन है जिन कंट्रीज़ ने पाकिस्तान का साथ दिया इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, लेकिन ऐसी सिचुएशन जब ये कह रहा है अमेरिकन मीडिया कि इसराइल ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, आप क्या समझते हैं कि इन मामलात के ऊपर भी बात होगी इस विजिट के दौरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ये उनका एक सीरीज़ ऑफ विज़िट है, वो मुख्तलिफ़ मुल्कों को जाके उनको विज़िट कर रहे हैं। इससे पहले वो ईरान गए थे, तुर्की गए थे, आज़रबाईजान गए थे, सऊदीया गए थे। और वो मुल्क जो इस जंग के दौरान हमारे साथ खुल के खड़े हो गए थे, जिन्होंने इंडिया को पुश बैक कर दिया था। और इवन आप कह सकती हैं कि इंडिया को हमने सफारती तौर पर एक आइसोलेशन में भेज दिया था और हमारे मौक़िफ़ को दुनिया भर में पजीराई मिली, कोई शक नहीं। तो ये एक तो उसकी कड़ी है। और दूसरा जो हमारे MOUs हुए हैं, मुआहदे हुए हैं बिज़नेस के, उनको भी डिस्कस किया जा रहा है तमाम, तुर्की के साथ, आज़रबाईजान के साथ, बेलारूस के साथ जिस तरह हुआ, UAE के साथ, उसकी भी कंटिन्यूएशन है। और मुस्तकबिल में अच्छे रिलेशनशिप की भी उसके लिए भी एक लाइज़ॉन जो है तो वो ऑन है। दूसरा आपने जो बात की, ये भी इसको भी खारिजिज़म का हम करार नहीं दे सकते, यू कांट रूल इट आउट, कि जो नई सिचुएशन डेवलप हुई है ईरान और इज़राइल की, तो डेफिनेटली पाकिस्तान उसमें अपना एक स्टैंड लेगा, एक पोजीशन लेगा कि हमने किस तरफ खड़ा होना है और किसके साथ खड़े होंगे, मौक़िफ़ क्या होगा, तो वो भी देखा जाएगा। और डेफिनेटली पाकिस्तान ये फ़ैसला अकेले नहीं करेगा, वो तमाम मुल्क जो फिर अक्सरियत होगी मुस्लिम कंट्रीज़ की जो हमारे साथ मुश्किल में खड़े हुए थे, तो डेफिनेटली उसको लेके। इंटरेस्टिंग सिचुएशन इसलिए भी है ना इख्तियार साहब कि UAE उन कंट्रीज़ में शामिल है जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर साइन किए हुए हैं और इसराइल की जो हैसियत है उसको तस्लीम भी किया हुआ है। पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं UAE के, तो पाकिस्तान फिर आपको क्या लगता है कि किस तरह से अपनी पोजीशन जो है वो सामने रखेगा दुनिया के अंदर राइट नाउ? देखिए आयशा, मुआहिदों की तो आपने हैसियत देख ली है कि सिंतास मुआहिदे को द स्पर ऑफ द मोमेंट इस तरह उड़ा के रख दिया गया, और इधर से हमने फिर शिमला मुआहिदा के तोड़ने का ऐलान कर दिया। तो मुआहिदे तो होते हैं, बनते हैं, होना तो नहीं चाहिए कि मुआहिदे टूटे हैं, लेकिन ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन इजराइल एंड ईरान, तो मेरे ख्याल में द डिसीजन इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट टू टेक। ये UAE के लिए या सऊदीया के लिए, किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा और फैसला करना जो है तो वो आसान, क्योंकि गल्फ़ की जब हम सिचुएशन देखते हैं शर्मिला, गल्फ़ और ईरान, हमें वैसे ही टेंशन उनके दरमियान में नज़र आती हैं।
तो पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो और ज़्यादा सख्त भी हो जाती है कि आपने अपने दोस्तों को नाराज़ भी नहीं करना है एंड देन आपको प्रोटेक्ट भी करना है अपनी इंटेग्रिटी को भी एंड देन क्योंकि हम हमारे पड़ोसी मुल्क भी है ईरान, हमारे उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। वेयर डू यू थिंक पाकिस्तान शुड स्टैंड राइट नाउ, या किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए? शुक्रिया आयशा। देखिए, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, इट्स अ सॉवरन कंट्री, और हम जहाँ भी जाते हैं हम अमन का पैगाम ही लेके जाते हैं। और हमारा मौक़िफ़ इंडिया के हवाले से भी यही रहा है कि जो अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ममालिक का दौरा कर रहे हैं, पहले यूनाइटेड स्टेट्स गए, फिर इंग्लैंड और अब ब्रसल्स के अंदर हैं। हम सही और सच्ची खरी बात करते हैं और हमारा पैगाम ही यही है, अमन का पैगाम। ख़ित्ते में हम कहीं भी जंग नहीं चाहते, ना हम अपने नेबर्स के साथ ऐसे ताल्लुकात चाहते हैं जिनके अंदर तनाव पैदा हो। हमारे अच्छे ताल्लुकात ईरान के साथ भी हैं, यूएई के भी साथ हैं, और हम किसी भी बिला वजह की जंग में बीच में नहीं पड़ना चाहते। आई थिंक पाकिस्तान एक ऐसे जंक्शन के ऊपर है जहाँ पर हमें अपनी इकॉनमी को बहाल करना है, जहाँ पर हमें ख़ित्ते के अंदर अमन कायम करनी है, और ये बड़ी एक अपॉर्चून टाइम है पाकिस्तान के लिए, बिलखुसूस इंडिया के हमले के बाद, जो पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाई, पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट भी दिखाई, और पाकिस्तान ने दुनिया को मनवाया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और दुनिया में अमन कायम करने के लिए, बिलखुसूस इंडिया के साथ, पाकिस्तान एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। और हमने यही दरख्वास्त की है अमेरिका से भी कि वो एज अ मीडिएटर बैठे। इसमें ट्रंप ने कहा कि वी आर विलिंग टू सिट, अगर हम कश्मीर का मामला हल कर सकें। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कश्मीर जो एक मामला दब चुका था और बैक बर्नर पे चला गया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब वापस ग्लोबल स्टेज के ऊपर आया है और उसके ऊपर बात की जा रही है। और ना सिर्फ की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, बिकॉज एज फार एज इंडिया इज कंसर्न it was a closed chapter. It was decided कि जी वो this not मकबूजा especially after Article 370. Exactly. तो इंडिया ने तो ये मामला बंद कर दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वापस जो हमारा मौक़िफ़ है, जो कश्मीरीज़ के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, तो ऐसे माहौल के अंदर so much going on. और अगेन जिस तरह भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कह रहे हैं कि वी ऑलमोस्ट एट द ब्रिंक ऑफ वॉर, न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि अगर पानी बंद करता है इंडिया तो ये जंग है और फिर हम उसका जवाब देंगे। ऐसे माहौल में हम कोई और फ्रंट नहीं खोल सकते, ना हम खोलना चाहते हैं। सो वी विल हैव टू ट्रेड वेरी कॉशियसली एंड सी कि हाउ थिंग्स अनफोल्ड, और फिर हमें अपने नेबर्स और अपने अच्छे जो दोस्त हैं, यूँ हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ हमें बड़े एक अच्छे कोशिश तरीके से आगे चलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन अगर ज़बरदस्ती खोल दिया जाता है एक नया फ्रंट, ईरान हमारा नेबरिंग कंट्री भी है, तो डेफिनेटली उसके अंदर पाकिस्तान का स्टांस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि पाकिस्तान क्या करता है। अहमद उवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है? इसराइल डेफिनेटली, ये तो हमारी नेशनल पॉलिसी है कि हम इसराइल जो है उसको तस्लीम नहीं करते हैं, और पाकिस्तान हम ये कह सकते हैं कि फ्लैग बेरर भी है इस पोजीशन के साथ। अभी अगर इसराइल अटैक करता है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस बताए जा रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा उसके बाद साउथ एशिया की स्पेशली एंड देन मिडल ईस्ट की क्या कंडीशन होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो सूरत हाल पैदा हो रही है ना, ये एक ऑलरेडी इट वाज पार्ट ऑफ प्लानिंग का एक हिस्सा फेल हो गया उनका, कि जो इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर अटैक था वो मिजरेबली और बड़ा जो है जिसमें इट ओनली अर्न ह्यूमिलिएशन, इंडिया के लिए इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन उसके अंदर गई है, और पाकिस्तान को बहुत अच्छी कामयाबी और मॉरली भी हर लिहाज से उसमें कामयाबी हुई और फिज़िकली हुई और जंग के तमाम मामलात में। लेकिन वो आप ये ज़हन में रख लीजिए कि ये पार्ट ऑफ ये जो वेस्टर्न नया ब्लॉक बन रहा है ना, आप देखिए कि एक शिफ्ट हो रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और वो शिफ्ट ये है कि यूनिपोलर वर्ल्ड से दोबारा से ये बाईपोलर वर्ल्ड बन रही है। अमेरिका वर्ल्ड सुपर पावर था, अब एक दूसरा ग्रुप जो है वो सामने आना शुरू हो गया। पिछले कुछ सालों से उसने अपनी स्ट्रेंथ दिखानी शुरू कर दी आहिस्ता आहिस्ता ग्रुपिंग में, और पाकिस्तान जो है वो जो हालात लग रहे हैं कि उस दूसरे ग्रुप के अंदर पाकिस्तान जा रहा है, और इंडिया जो कि पहले अमेरिका का एलाई नहीं था बाकी पाकिस्तान था, अब वहाँ पे वो इंडिया इजराइल इंडिया का जो गठजोड़ है उसके साथ इंडिया जो है वो एलाई होगा। और उसको कोशिश उनकी ये थी
कि साउथ एशिया का उसको मिनी सुपर पावर बनाया जाए, लेकिन वो तो बुरी तरह फिजल आउट हो गई है। पाकिस्तान के ऊपर जो उनका जो पावर इंटॉक्सिनेटेड इंडिया था, उसने जो एक हमला किया जिस अंदाज के अंदर, और जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी, और पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया, उसके बाद वो हालात तो नहीं रहे। लेकिन एक बात जो है बड़ी ज़रूरी है, अब दूसरा एस्पेक्ट जो है कि इजराइल और ईरान, ये मेरा ख्याल है कि ये हमला वो ज़रूर करने की पूरी कोशिश में है, और अभी वो थोड़ा सा उनको जो डाउट है वो ये है कि ईरान की एक्चुअल स्ट्रेंथ का उनको अभी पूरी तरह से पता नहीं लग रहा कि वो उनके मिसाइल की स्ट्रेंथ उनकी क्या है, और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में वो अभी बनाया तो नहीं था, उसको अमेरिका ने दबाव डाला हुआ है उनके ऊपर। ये एक दूसरी बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान को यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहिए, और इसलिए कि ये पाकिस्तान की अपनी सॉलिडेरिटी और अपनी पाकिस्तान की जो है सॉवरेनिटी के लिए भी इंतहाई जरूरी है। क्या रोल प्ले अगर ईरान के ऊपर वो मैं बताने लगा हूं आपको, पाकिस्तान को ये चाहिए कि ये दोबारा से OIC की एक मीटिंग कॉल करें, और जो UAE और जो आपने देखा है जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज को की पॉलिसीज को ना बुनियाद बनाए, ना उनकी पॉलिसीज को फॉलो करे, क्योंकि ये तो हाथ जोड़ने वाले कंट्रीज हैं ना। ये इजराइल के आगे हाथ जोड़ चुके हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या वो UAE हो। ये कंट्रीज जो है, क्योंकि इनके पास कोई फलस्तीन की सिचुएशन के ऊपर कुछ नहीं कर सका, गजा की हालत हम सबके सामने है, कोई नहीं रोक सका। मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया और कोशिश भी की कि इसराइल रुक जाए। तो आपको लगता है कि इस मामले में OIC कुछ रोल प्ले करेगी कि ईरान पर अटैक ना करे इसराइल? जी मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको बताता हूँ। वो अलग बात है कि ये OIC के हमारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो बिहेव कैसे करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मॉरली और हालात के पेश नज़र पाकिस्तान का स्टांस होना ये चाहिए कि OIE की एमरजेंसी मीटिंग जो है OIC की कॉल करें, और वहाँ पे ये कैटेगोरिकल थ्रेटनिंग रेजोल्यूशन एक पास करवाया जाए OIC से। एटलीस्ट पाकिस्तान का स्टांस ये होना चाहिए कि अगर इजराइल ने जंग बंद ना की, गाजा के जो निहत्ते और मासूम जो मुसलमान जो हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, और उनके ऊपर जिस तरह से दिन रात वो अटैक कर रहा है, और उसके साथ साथ ईरान के ऊपर जो वो ये कर रहा है, वो अगर ये बंद नहीं करते हैं तो OIC के ममालिक जो हैं वो रेजोल्यूशन पास करें कि हम UNO को क्विट कर देंगे। ठीक है, हम UNO को छोड़ देंगे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हो जाएंगे UNO से। ठीक है, ये एक कैटेगोरिकल बहुत बड़ा थ्रेट होगा अगर ये कर दें। ठीक है, इख्तियार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस अगर ये पाकिस्तान नहीं है। अहमद अवैस भाई जो बात कर रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं कि OIC इसको रिस्ट्रक्चर करने की बड़ी ज़रूरत है, दोबारा इसको देखने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में अगर ये ऑर्गेनाइजेशन हम बनाने में और इसको स्ट्रेंथन करने में कामयाब हो गए तो दुनिया हमारी मोहताज हो जाएगी। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इनिशिएट करे इस सिलसिले में? कह रहे हैं। मैं पाकिस्तान भी कर सकता है, इसलिए यही मैं कोई भी कर सकता है, कोई मुस्लिम मुल्क भी कर सकता है। पाकिस्तान को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। की बात आपको बताऊं कि जो इसमें नहीं आना चाहता वो कह दे कि मैं नहीं आना चाहता, लेकिन आपकी अक्सरियत, अव्वल तो सारे आएंगे, और वरना अक्सरियत मुल्कों की इकट्ठी अगर हो गई तो बाकी सबकी भी आपको ज्वाइन करना जो है वो मजबूरी बन जाएगी। वो मजबूर होकर आपके साथ मिलेंगे। आप एक ब्लॉक बना सकते हैं, आप एक करेंसी अपनी बना सकते हैं, एक फौज बना सकते हैं। OIC जब बनी थी वो बनी भी तो इसी मकसद के लिए थी, फिर मसलिहतों का शिकार भी तो हो जाते हैं। मैं वही कहता हूँ कि ये मुआहदे भी हो जाते हैं, और फिर ये तब तक कायम रहते हैं जब तक आपके मफादात होते हैं, और मफादात पूरे होने तक मुआहदे चलते रहते हैं, वरना टूट जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जैसे तंजीमों को अगर इसको दोबारा रिस्ट्रक्चर किया गया और रिस्ट्रेंथन किया गया तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अल्लाह करे, हमारी भी दुआ ये है। और क्योंकि आप मुआहिदों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुआहिदे टूट भी सकते हैं, तो एक मुआहिदा आपका पीपल्स पार्टी के साथ भी है, पावर शेयरिंग का भी, इत्तेहाद में भी आप मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो बहुत नाराज़ है कि आपने किस तरह का बजट पेश किया है। इसके ऊपर कोई कॉमेंट आपका? अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो हमारा मुआहिदा है वो मुआहिदा पाकिस्तान है,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो हमने मुआहदा साइन किया है या अंगूठे लगाए हैं, आप जो भी इसको नाम देते हैं, वो मुआहदा है रीस्ट्रेंथनिंग ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। और पाकिस्तान की नैया को भंवर से बाहर निकालने का है। ठीक है। छोटे छोटे इश्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल इख्तिलाफ एक घर में भी होता है, तो एक जमात में भी होता है, तो 2-3 इत्तेहादियों में भी हो सकता है, कोई अचंभे की बात नहीं है। ठीक है। बट जो ये अलायंस बना था, ये बड़े नोबल कॉज के लिए बना था, और इस नोबल कॉज का जो बुनियादी इसकी थीम थी और इसका टारगेट था, जो मेन गोल था, वो ये था कि पाकिस्तान को, वरना बातें हो रही थी कि अब पाकिस्तान टूटने लगा है, इसके 3 टुकड़े होने लगे हैं, खाकम बदहन ये मुल्क सोमालिया बन जाएगा, ये अब श्रीलंका बन जाएगा। उस भंवर से उस नैया को बाहर निकालने में मैं कहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना पूरा जितना ये एक जमात अपना अपने नजरियात की उसका सदका उतार सकती है, इन्होंने उतारा। हमने और इन्होंने मिलकर एतमाद में क्यों नहीं लिया गया अब ये बजट के अंदर? ठीक है, देखिए मैं उस बात को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल टोटली किसी को एतमाद में ना लिया गया हो, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि सारी बातें सुन ली गई हो। होता है, कहीं पे बात सुन ली जाती है, कहीं पे बात मान ली जाती है। शर्मिला से पूछ लेते हैं। जरूर आप पूछिए। शर्मिला, नहीं बिल्कुल भी एतमाद में लिया गया, वो कह रहे हैं कुछ बातों पर तो लिया गया। नहीं, हमसे बातचीत ज़रूर की गई, हमसे कमिटमेंट्स भी की गई, हमें अश्योरेंसेस भी दी गई, लेकिन उस अश्योरेंसेस को वी कुड नॉट सी कि वो अमली तौर पे सामने आए। देखिए, अश्योरेंसेस नीड टू कन्वर्ट इनटू एलोकेशंस। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी कमिटमेंट भी की थी और अश्योरेंस भी दी थी कि जो हैदराबाद सक्खर मोटरवे है M6, उसको PSDP के अंदर उसके लिए एलोकेशन होगी। उसको PSDP में डाल तो दिया, 400 अरब का प्रोजेक्ट है, लेकिन रखे सिर्फ 15 करोड़ हैं। इस तनासब से तो फिर ये 26 साल में जाके, अगर हर साल 15 करोड़ रुपए रखे गए तो 26 साल में जाके बनेगा। वो तो कह रहे हैं कि हम फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ जा रहे हैं, इसमें तो हजम भी कम रखा गया बजट का। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट डिफरेंट प्रोविंसेस, लेकिन ये पहले भी हमने एहतजाज किया था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत जो एलोकेशंस की गई थी उनको रोड्स और मोटरवेज़ की, उसमें से सिर्फ 6 प्रोजेक्ट्स इनको दिए गए, बाकी 33 प्रोजेक्ट्स पंजाब को दिए गए। और जब आप मानते हैं इस बात को कि ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है M6, इट्स द मिसिंग लिंक एंड इट्स बिटवीन कराची टू पेशावर, तो आपको उसको तरजीह देनी चाहिए थी। इतनी एलोकेशन तो रखते कि काम शुरू होता, कहीं पहुंचता। इन कंपैरिजन टू अदर प्रोविंसेस सबसे ज्यादा वैसे सिंध का हिस्सा रखा गया। अगर हजार अरब का अगर PSDP के लिए रखा गया, मैं आपको सिर्फ 106 अरब नहीं, मैं आपको सिंध के लिए रखी, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, सिर्फ NHA के एक एग्जांपल दे रही हूँ। उसमें तो अगर आप जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिर्फ 106 प्रोजेक्ट्स में से जो सिंध को मिले हैं सिर्फ 6 मिले हैं, 33 पंजाब को मिले हैं, उसके बाद KPK, फिर बलूचिस्तान, सबसे कम सिंध को मिले हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, अहम चीज़ ये है कि एक तरफ आप क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं कि आपने सोलर की तरफ जाना है, और हमें ऑन द हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस ये एश्योरेंस भी दी गई जब हमने कहा कि आप नेट मीटरिंग के ऊपर रिवर्स ले रहे हैं, तो कहा जी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन इस बजट में आपने 18% टैक्स लगा दिया सोलर पैनल्स पे। तो आप मुझे बताइए कि ये तो ज़्यादती है ना लोगों के साथ, कि आप एक लोगों को इंसेंटिवाइज करते हैं पहले कि आप सोलर पैनल्स लगाएं, फिर जब लोग लगा लेते हैं तो आप यू टर्न लेते हैं। इसी तरीके से हमने बहुत एहतजाज किया था कि सैलरीड क्लास के ऊपर आप टैक्स कम करें। अब जो टैक्स कम किया है वो जो कुछ स्लैब्स के ऊपर किया है, और वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। जो बड़े स्लैब्स हैं जिसमें प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, IT प्रोफेशनल्स आते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल आ जाते हैं, जो ब्रेन ड्रेन आपके मुल्क से हो रहा है। और इनकी इकोनॉमिक सर्वे ये कह रही है कि पिछले साल 10 लाख पाकिस्तानियों ने ओवरसीज़ जॉब के लिए अप्लाई किया। तो अगर 10 लाख आपके प्रोफेशनल चले जाते हैं मुल्क से, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन है। उसको ख़त्म करने के लिए आपने कोई रिलीफ नहीं दिया। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस बजट जिसके ऊपर हमें शदीद एतराज़ है। ये जो आप पॉइंट उठा दिए ग्रीन इकोनॉमी वाला, ग्रीन इनिशिएटिव की जो बात करी है, ये इख्तियार साहब मैं चाहूँगी आप इस पे कमेंट कर दें, देन हम अहमद साहब की तरफ चलते हैं। ये सिर्फ शर्मिला बात नहीं करी, इससे पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट से हमने बात किया उनका भी यही पॉइंट है कि एक तरफ आप ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं, देन PSDP के लिए क्लाइमेट एक्शन प्लान जो रखा है उसके लिए आपने -47% स्लैशेस कर दिए हैं बजट के अंदर, देन सोलर पैनल्स की जो बात करी है शर्मिला, उसके ऊपर आपने GST लगा दिया, हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर टैक्स लगा दिया है।
बात कुछ और है, लेकिन इकदामात या ऐलानात जो किए गए हैं वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इसके ऊपर आपका देखिए, मैं अगर आप IMF के प्रोग्राम में हो, आप कर्ज लेकर अपना प्रोग्राम चला रहे हैं और निज़ाम अपना चला रहे हैं, आपके पास कितनी स्पेस रह जाती है। अब अगर मैं बात करूं तो फिर आप बोलेंगी कि मैं अपने सियासी मुखालिफिन पे जो है तनकीद करने लगा हूं। ये तो 2016 में अगस्त 2016 में हमने IMF का प्रोग्राम क्लोज करके वी सेड गुड बाय। ठीक है, नवाज शरीफ ने कह दिया था कि हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हम आगे जो है अब हम अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। उस वक्त ये नारा लगाया और लोगों के जहन में, कानों में ये बात डाली गई कि एक मौका खान को भी देना चाहिए। 2021 फरवरी में जो मुआहिदा PTI गवर्नमेंट करके गई है, उसका ये सारा शाखसाना है जो हम भुगत रहे हैं। अदरवाइज आटे का थैला कितने का था, पेट्रोल का लीटर कितने का था, बिजली का यूनिट कितने का था। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये IMF की कितनी कड़ी शराइत है। ये एक रिवायत बन चुकी है ना, जब भी इकोनॉमी के ऊपर बात की जाती है। एक तो इकोनॉमी का मसला बहुत ही अरसे से हमें नजर आ रहा है कि इसके अंदर मसले हैं और आवाम बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन जब भी सवाल किया जाता है तो पिछली हुकूमत के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। मैंने कभी भी किसी पे मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम IMF के प्रोग्राम में हैं और हमारे पास बिल्कुल भी स्पेस मौजूद नहीं है, देन एटलीस्ट हमें आवाम को सच्चाई तो बतानी चाहिए, हमें उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। सच्चाई यही है कि पौने 4 साल आपने जाना था इस तरफ, लेकिन आपको ले जाया गया इस तरफ, और रफ्तार जो थी वो 160 किलोमीटर की रफ्तार से भी ज्यादा थी। ठीक है, गलत सिमत में सफर किया है, वापसी आपकी हो चुकी है, आप दुरुस्त सिमत में बढ़ रहे हैं। रफ्तार कम होगी आप, लेकिन आपको इतनी तमानत होनी चाहिए, इतना इत्मीनान होना चाहिए कि आपका हर उठता और बढ़ता कदम जो है वो दुरुस्त सिमत में है। ठीक है, आप गलत सिमत में नहीं जा रहे। ठीक है, मैं इस वक्त, हाँ, मैं मानता हूँ सोलर जो पैनल्स है उस पर टैक्स लगे हैं, नहीं लगने चाहिए। जिन जिन चीज़ों पर टैक्स लगे नहीं लगना चाहिए। बगैर टैक्स के दुनिया का निज़ाम भी नहीं चलता, लेकिन जो इस वक्त लोगों की अटमोस्ट ज़रूरत है उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन आपके हाथ पैर IMF के साथ बंधे हुए। बट स्टिल रियल स्टेट सेक्टर के अंदर भी तो रिलीफ अच्छा खासा दिया गया है, वहाँ पर भी तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस, फेडरल एक्साइज ड्यूटी ये भी ख़त्म की गई है, तो वहाँ पर स्पेस निकाल ली गई देने के लिए। अच्छा, मैं अहमद उवैस साहब से एक कमेंट ले लूँ, फिर वापस मैं एक बात करता हूँ, फिर आप जरूर चाहिए कि आने वाला बजट इससे बेहतर होगा, उससे जो अगला बजट होगा वो इन सबसे बेहतर होगा। ठीक है, और इसके साथ ये भी मैं आपको इत्मीनान करा दूं कि इस वक्त तनकीद भले कोई करे, जितनी भी कर ले, ठीक है, उनका इख्तियार है, पॉलिटिकल मुआशरा है और जमहूरी मुल्क है। लेकिन इससे अच्छा बजट क्या अगर PTI ही हो तो इससे अच्छा बजट दे सकती थी? चले हमारी दुआ यही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो ना कि अगले बजट से पहले मिनी बजट आ जाए, उसके अंदर नहीं है, मिनी बजट नहीं आएगा। चले अल्लाह करे ऐसा ही। अहमद उवैस साहब, आप की जमात PTI जो है मुल्क को गलत डायरेक्शन में क्यों ले गई थी? अहमद उवैस साहब कह रहे हैं कि आप गलत डायरेक्शन में मुल्क की इकोनॉमी को ले गए थे। देखिए, ये एक ऐसी बात है जिसका कोई सिर पाँव नहीं है, और इसकी आप अगर स्टेट बैंक की और हमारी पूरी डिटेल्स उठा के देखें तो आपको वो कहीं से भी आप ये इसकी सदाकत जो है, इस स्टेटमेंट की सदाकत जो है नहीं मिल सकती। क्योंकि ये कह रहे हैं कि 2017 के अंदर, 16-17 के अंदर नवाज शरीफ के ज़माने में हम जो है IMF को गुड बाय कह रहे थे। देखिए 16 पॉइंट कुछ परसेंट, पूरे 17 बिलियन भी हमारा उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिए। 2017 के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद अब इमरान खान की हुकूमत जब आती है, और जब इमरान खान की हुकूमत का जो पीक पीरियड था वो 2021 था, क्योंकि 22 में तो वो क्राइसिस आ गया सारा, और 21 में पाकिस्तान का एवर हाईएस्ट $28 बिलियन पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, या एवर हाईएस्ट पाकिस्तान की तारीख के। और इस एक साल के अंदर 2021 के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो थी $37 बिलियन, एवर हाईएस्ट 1 ईयर एक्सपोर्ट। ये रिकॉर्ड के ऊपर है, ये चेक कर लेंगे, ये मेरी स्टेटमेंट लिख लीजिए आप बेशक। अच्छा, अब उसके बाद आप देखिए कि हुआ क्या है। मैं जो है वो
तनकीद बराए तनकीद का आदी नहीं हूँ, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें आप, और जो हालात सामने हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमने क्या चीज़ जो ज़रूरत है, इस वक्त जो बजट आया है उसको देखिए आप। इस बजट में आपने देखें कि एक तो बात सामने रख लीजिए कि इस गुर्बत के ज़माने में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लेते ही कह दिया कि जी मैं पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, मईशत जो है तबाह हाल है, लिहाजा मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। और प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट जो एक साल का एलोकेशन है वो बिलियन के अंदर है, इट इज़ नॉट इन मिलियन। उसका ब्रेकअप भी दिया हुआ सारा, वो हैरान कौन है। उसकी गाड़ियाँ, उसका डिस्पेंसरी के एक्सपेंसेस, उसके जो है जो गेस्ट के आने जाने और रोज़मर्रा के डेली एक्सपेंसेस जो हैं वो इस किसी अमीर मुल्क में भी आपको वो बजट नजर नहीं आएगा। और फिर उसके बाद और देख लीजिए आप, बता सकते हैं पार्लियामेंटेरियन, सुन एक मिनट ये मैं आपको बताता हूँ। और पार्लियामेंट की जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं इन्होंने, वो एक साल का जो एलोकेशन है इट गोज इनटू अगेन ट्रिलियन में, नॉट इन बिलियन इवन। इतने फोल्ड उसको ऊपर ले गए हैं। और अगली बात सबसे अहम जो मैं आपके सामने करना चाह रहा हूं कि तालीम जो जिससे कि कौम ने आगे बढ़ना है, ये नई नस्ल को आपने तैयार करना है आगे जाने के लिए, मुल्क को संभालने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अब मैं तो कहा करता हूं कि हमने अब नई नस्ल को जब हम सबक देते हैं या उनको कोई मैसेज देते हैं तो हम तो कहते हैं कि अपने हाथों में लिए शमा यकीन आओगे, अब पैगंबर नहीं आएंगे तुम ही आओगे। ये नई नस्ल है, उसे उन्हें पाकिस्तान को संभालना है। और आप क्या दे रहे हैं उनको कि आपने कट किया है तो कहाँ किया, तालीम के निज़ाम में आपने बजट को कट लगाया, तालीम में लगा दिया। और अगली बात सुनिए, सबसे अहम बात जो है, देखिए पाकिस्तान की पॉपुलेशन इस वक्त जो है मुख्तात अंदाजे के मुताबिक जो गालिबन 25 करोड़ के लगभग है जी। और 25 करोड़ में मुख्तात अंदाजे के मुताबिक कोई मोर देन 50% जो है बिलो पॉवर्टी लाइन आबादी है इस वक्त। लेकिन अहमद साहब मैक्रो इंडिकेटर्स जो बता रहे हैं वो तो पॉजिटिव बता रहे हैं। देन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज तो दुनिया भर की हम देखें वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप छोड़िए ना, ये वो कहने दीजिए उनको, वो तो हमारी इकोनॉमी को तबाह करने के लिए हमें इस तरह बातें करते रहते हो। और वो आप उसको, वो जो डैनियल की किताब आई थी जो आज से कुछ साल पहले, उस जो एक अमेरिकन ने लिखी हुई है उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा है उसने पाकिस्तान के मुतालिक, वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन आपसे पहले ये बताऊं, रेमिटेंसेस भी तो देखे ना कितनी बढ़ चुकी हैं पिछले 1-2 साल में। डिफॉल्ट के खतरे की जो बात की जा रही थी वो भी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी। देखिए मैं वो अच्छी बात है जो बढ़ रहा है। एक मिनट बात सुनिए जी। देखिए इस बजट के अंदर, पिछले साल का बजट भी और इस बजट में, वो जो पॉपुलेशन कोई लगभग 12 करोड़ पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, किसी ने एक लम्हे के लिए एक सेंटेंस में कहीं उनके जिक्र, उनका नाम, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए, उनके हालात को बदलने के लिए, और उनकी लाइफ है क्या, कभी किसी ने उसके ऊपर कोई बात की है? आपने 13 करोड़ बंदे को सामने रख के ये बजट बना दिया। और 13 करोड़ बंदों में भी जो सबसे अपर क्लास जिनके बाहर प्रॉपर्टी बनाई हुई, जिसमें अभी अगर दुबई जाके देख लें तो आपको आज भी इस वक्त भी इस आग डार के वो टावर नजर आ जाएंगे बड़े बड़े। उनके अहमद साहब आप देखें अब प्रोविंशियल बजट पेश किए जाने हैं, केपी का बजट पेश होगा तो उसके अंदर हम ये उम्मीद रखें कि आवाम का सोचा जाएगा, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मैं आपके सामने बात, मैं सुनिए, मुझे एक्चुअली ब्रेक की तरफ जाना है, मैं कह रही हूं कि आप ये कंक्लूड कर लें, देन वापस आके इस पे बात करते हैं। लेकिन मुझे जी, मैं एक मिनट, मैं ये बात कर रहा हूँ ज़राअत के मतलब क्या किया आपने, जो खसारा जो है, जो हालत हमारे यहाँ ज़राअत की हो रही है, कभी कोई देखा कि आपने पिछले साल में और इस साल में हमारे हारियों के साथ जो गरीब लोग हैं, जो छोटा किसान है। अहमद साहब सूबाई असम्बलियों ने लेजिस्लेशन भी तो कर ली है ना ज़राई टैक्स लगाने की। एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगी तो ज़रा इसके बारे में बात करेंगे कि प्रोविंशियल बजट जो है उस पर क्या रखा जा रहा है आम आवाम के लिए, जो अहमद वैसा बात करें। ब्रेक पर जाते हैं, वापस।
वेलकम बैक वंस अगेन। चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहें जिनके अंदर बेतहाशा इजाफा हुआ है, 500% के करीब कहा जा रहा है इजाफा हुआ है, उसके ऊपर बहुत तनकीद की जा रही है। तो ज़रा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं एंड देन अहमद अवैस साहब से जानेंगे कि KPK की आवाम के लिए बजट के अंदर फिर क्या रखा जा रहा है और क्या ज़राअत के ऊपर, ज़राअत का शोबा जो है उस पर टैक्स लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे थे कि जितने भी किसान हैं उनके साथ बहुत बुरा किया जा रहा है नए टैक्सेस लगाकर। इख्तियार साहब, ये जो इजाफा किया गया, पता चला है कि खुद ही चेयरमैन सेनेट ने और स्पीकर कौमी असम्बली जो है उन्होंने हाउस फाइनेंस कमेटी में ये फैसला कर लिया और खुद ही इजाफा कर लिया अपनी तनख्वाहों में। दूसरी तरफ मिनिमम वेज जो है उसके अंदर पिछले साल की निस्बत कोई इजाफा नहीं है, 37,000 आज तक जो है वो मिनिमम वेज है। देखिए, इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनकी तनख्वाहों में गुज़श्ता 10 सालों से इजाफा नहीं हुआ। इसमें भी कोई शक नहीं है कि तनख्वाहों में उनका इजाफा होना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में जो वक्त है ये वक्त मुनासिब नहीं था। जिस वक्त आप पूरे मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे होते हैं कि किसने क्या करना है, किसने कहाँ से कमाना है, किसने क्या खाना है, उस वक्त पर इतने बड़े डिफरेंस के साथ ये फैसला मेरे ख्याल में जिस फोरम पे भी हुआ है इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। आपकी अपनी पार्टी से ही लोग मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसका ये ना ये मौसम था, ये ना ये मौका महल। और जहाँ पर आप दीगर इस मुल्क के जो तबके हैं, किसी को 10% इंक्रीज दे रहे हैं, किसी को 6% दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, वहाँ पर इतना बड़ा जंप जो है विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन, ये समझ ना आने वाली बात है। तो मेरे ख्याल में इसको डिफेंड नहीं कर सकते। ये पहले हो सकता था, इसके बाद हो सकता था, ठीक है, इसके लिए कुछ और तरीक़ेकार भी अडॉप्ट किया जा सकता था। मानता हूँ अभी तो लेजिस्लेशन हो रही है वैसे। या जो चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें हैं वो कम है, मानता हूँ कि गुज़श्ता 9-10 साल से उसमें इजाफा नहीं हुआ, लेकिन दिस वाज नॉट द वे, दिस वाज नॉट द राइट टाइम टू डू इट। आप क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही थी कि लेजिस्लेशन तो अभी होना बाकी है, तो इस पे आवाज उठाएंगे कि इसको मेरे कम ख्याल किया में जाए या फिर जो मिनिमम वेज है उसको ही बढ़ा दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसका नोटिस ले लिया है और उन्होंने उस पर रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अहमद अवैस भाई की कुछ बातों को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। आज मैं बल्कि आप कर दें। चलिए, अगर आप दोबारा आना चाहती हैं। मैं दोबारा आ जाऊँ। शर्मिला, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? आई थिंक आई लुक इट डिफरेंटली। देखिए, जिस तरह अभी वली साहब ने कहा कि गुज़श्ता 9-10 सालों से उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, तो मैं समझती हूँ कि उनका एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री रोल है। दे आर कस्टोडियंस ऑफ द हाउस। और अगर आप महंगाई के तनासब से देखें या आप दीगर मामलात के तनासब से देखें, और जो फिस्कल स्पेस हमारे पास इस वक्त है, ये कोई ऐसी बात नहीं जिससे कोई मुल्क को नुकसान पहुंच जाएगा। और हमारी भी तनख्वाहें बढ़ी, अगर उसी वक्त ये तनख्वाह बढ़ जाती तो शायद इतना वावेला नहीं होता। द टाइमिंग प्रॉबली बजट से पहले जब आप बात कर रहे हैं कि जी लोगों की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, सरकारी मुलाजमीन की, मैं आई जस्ट वांट टू गिव एन एग्जांपल। अगर आप मोहतरम जज साहिबान की तनख्वाहें देखें, वो तो पता नहीं 30-30 लाख रुपए हैं। बाकी लोगों की अगर आप देखें प्रोफेशनल्स की, तो वो कहीं ज़्यादा है इससे। नहीं देखिए, आई एग्री विद यू कि ऑप्टिकली इट डिड नॉट गो डाउन वेल विद द पीपल, लेकिन जब भी आपने बढ़ानी थी इट वुड नॉट हैव गॉन डाउन वेल विद द पीपल। आवाम ये सवाल करते हैं कि अगर पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कह रहे हैं कि क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनकी तनख्वाहें उसी हिसाब से बढ़नी भी चाहिए, चाहे 10 साल से नहीं बढ़ी थी। देखिए, हमारी तनख्वाहें बढ़ी हैं कोई 10 साल बाद एज MNAs एंड सेनेटर्स, और वो बढ़ी हैं इक्वल टू फेडरल सेक्रेटरीज। और देखिए, फेडरल सेक्रेटरीज, ये जो सरकारी मुलाजमीन है, उनकी हर साल कभी 50% बढ़ती हैं, अभी भी 10% बढ़ती हैं ना। हमारी तो हर साल नहीं बढ़ती हैं तनख्वाहें, वो भी बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़ती हैं। हम आप उस पर कभी एतराज़ नहीं करते। हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो इसी तनख्वाह में गुजर बसर करते हैं। देखिए, अगर आप लॉज के अंदर रह रहे हैं, बिजली पानी गैस आप दे रहे हैं, ये गलत तासुर है कि जी हमें बिजली भी बिल नहीं देना पड़ता या गैस का नहीं देना पड़ता या हमें पेट्रोल हमें मुफ्त मिलता है। ऐसी बात नहीं है। वज़ीर और मुशीर को ये चीज़ें, ये सहूलियतें हमें नहीं है। तो आई थिंक मे बी द टाइमिंग वाज नॉट अप्रोप्रिएट, लेकिन आई थिंक तनख्वाहें उनकी इस तनासुब में बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अहमद अवैस साहब, मैं एक तो चाहूँगी कि आप इस पे कमेंट कर दें। आप ब्रेक पर जाने से पहले भी बात कर रहे थे जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। दूसरा ये कि KPK का बजट जो अब आ रहा है, तो क्या ज़राअत के शोबे पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा इस बजट के अंदर? मैं पहले इसका बात करता हूँ। मैं उसका मुतल्लिक भी जो मुझे इतला है या इन्फॉर्मेशन उसके मुतालिक बताता हूँ। देखिए, बात यह है कि मैं इसके जो ये बात कर रहा था वो
वो बुनियादी तौर पे मेरा मकसद कहने का ये था कि ये तनख्वाहें, मसलन आपको मैं मोटी मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान की इंडिया की 2-3 दफ़ा जंग, 65 की जंग हुई, 47 तो बहुत पहले की थी, 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, फिर उसके बाद फिर जब भी जंग हुई आपके रिकॉर्ड के ऊपर ये बात होगी कि पाकिस्तान के तमाम तनख्वाहदार, सिविल मिलिट्री, जितने भी मुलाजमीन, किसी बड़ी कैपेसिटी से लेके वो छोटे डाउन द लाइन, 1 महीने की तनख्वाह उन्होंने डिफेंस बजट को दे दी उन हालात के पेश नज़र। ठीक है। अब इस दफ़ा जंग हुई तो बजाय इसके कि आप ये इस दफ़ा भी उस रवायत को कायम रखते और डिफेंस का बजट, आपको जाहिर है हमें अहमियत भी देनी है, और जो हर चीज़ में महंगाई है तो बजट के लिए ज़्यादा एलोकेशन होनी थी। क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर ने 140% राइट एट द टाइम कि जिस वक्त वो ये जंग के फौरन बाद की बात बता रहा हूँ आपको, 140% बजट जो है वो एलोकेशन ऑफ फंड जो था, जो कैबिनेट मेंबर्स की तनख्वाहों का, वो बढ़ा दिया। आप सोचिए तो सही किस लेविशली, किस तरीके से हम अपने इस मुल्क के इस खजाने को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसमें वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन ले रहे हैं उनका भी बजट में ये हिस्सा शामिल है। अगर ये देखा जाए कि 10 साल से उनकी भी तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, तो ये पॉइंट भी तो कुछ हद तक वैलिड है। टाइमिंग गलत हो सकती है। सवाल ये देखिए, बात सुनिए ना, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी तो आप जो बिलो पॉवर्टी लाइन है कि उनको बराबर, जब तक उनका एहसास नहीं करेंगे आप, जब तक, इसका मतलब है कि वो वैसे ही जिंदगी गुजारते रहें और एक तबका जो है वो तनख्वाह बढ़ाता वो कहां से कहां पहुंच जाए, तो क्या। और सुनिए जरा, वो तबका जो है वो टैक्स भी दे रहा है। उस हालत में वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं, वो माचिस की डबिया भी खरीदते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में टैक्स देते हैं। तो अहमद साहब, पीटीआई के जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, क्या उन्होंने तनख्वाहों में इजाफे से इनकार कर दिया या फिर लेने से मना कर दिया? उनको भी तो फिर कुछ ना कुछ करना चाहिए था। नहीं, वो आवाम के साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए। ये बात नहीं कर रहा हूँ इनकार किया या नहीं किया, ये मैं असूली पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। इनकार करने ना करने वाली दूसरी बात है। अभी देखिए, ये भी हमारे दोस्त इख्तियार वली खान साहब जो है अभी बात कर रहे थे कि 2016-17 में जी वो खैरबाद कह दिया। ठीक है। 2016 में नवाज शरीफ साहब गए थे यूएनओ का सेशन अटेंड करने के लिए, और वो अटेंड करने के लिए जब ये गए तो बड़ा सारी दुनिया में शोर मचा था कि न्यूयॉर्क में जितने दिन ठहरे ये, इन्होंने $8,500 पर डे के ऊपर कमरा अपने लिए लिया था, वो स्वीट जो था। अच्छा। और 100 आदमी साथ ले गए थे, वो 7 स्टार होटल में वो ठहरे थे। ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ कहने की बात यह है कि आप इसको नुमाइंदा हुकूमत कैसे कहेंगे कि वो उन गरीबों लोगों का जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजारे, टैक्स का पैसा उनका भी आ रहा है, नेशनल एक्सचेकर में से वो पैसा ऐसे ही इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए, जो है थोड़ा केपी के बजट के ऊपर आ जाइए ना, कि क्या ज़राअत के ऊपर टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा। वहाँ पर आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि किसानों के साथ बहुत बुरा किया गया है या ज़राई शोबा जो है बिल्कुल बैठ गया है, इसके बारे में ज़रा बताइए। मुझे सही तरह मालूम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर इन बातों का ख्याल केपी की हो या पंजाब हो या कोई हो, अगर आवाम का जो बुरे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पे भी उनका ये एहसास और ख्याल नहीं किया जाएगा, तो आप उसको नुमाइंदा हुकूमत नहीं कह सकते, कोई भी और किसी जगह की भी हो। चाहे वो केपी के साफ बात करता हूँ। ठीक है, चाहे वो केपी के ख्याल करना हम सब के लिए जरूरी है। ठीक है। अब ठीक है, अली अमीन गंडापुर साहब जो है, अहमद साहब मैं चाहूँगी आप जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दें, दैन इख्तियार साहब भी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपकी बात के ऊपर। दोबारा से इंदिया दे रही है कि वो सड़कों पर आने के लिए तैयार है बानी पीटीआई की रिहाई के मामले को लेकर, और गंडापुर साहब का बयान जो है वो थोड़ा सा अजीब भी लगा कि हम अब खाली हाथ नहीं आएंगे। इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? ये सही तरीका है बात करने का एक सियासी जमात के चीफ मिनिस्टर हैं? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये नामुनासिब है। ये वो असला और बंदूक का जवाब बंदूक से देने वाली बात को मैं तो बिल्कुल नामुनासिब समझता हूँ, और यह हालात को प्रेसिपिटेट करने की तरफ ये तो अंदिया है। ये हालात बेहतर तो ऐसे नहीं होंगे। प्रोटेस्ट ज़रूर होगा, प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो है एक बाई वे ऑफ प्लानिंग
इमरान खान को जेल में रखा गया है, भाई उसका अगर आपने सजा सुना दी है, ठीक है, मेरे पास 30 सेकंड रह गए, जो है तो आपका पॉइंट आ गया मतलब, ठीक है अहमद साहब, बजट अप्रूव हो जाएगा अहमद? जी बजट अप्रूव हो जाएगा। सबसे पहले मैं अहमद अवैस भाई को कहता हूं कि मैं 2016 के नवाज शरीफ का लिखा हुआ खत, उस वक्त की हुकूमत का IMF को लिखा हुआ खत और प्रोग्राम क्लोजिंग का लेटर मैं वो लाता हूं, और आपके लीडर का वो क्लिप भी लाता हूं कि हम मरते मर जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे लेकिन कर्जा नहीं लेंगे। माशाल्लाह 4.25 साल में 75 साल का कर्जा दुगना करके गए आप। अब आपकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, जो मशवरे इस टीवी पर बैठकर आप हमें दे रहे हैं, आप तो बराए मेहरबानी ये मशवरा अली अमीन गंडापुर को दे दें। ये आपका 12वां साल है खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है। 34 यूनिवर्सिटियों में से 24 यूनिवर्सिटियां बंद होने जा रही हैं अहमद अवैस भाई, 24 यूनिवर्सिटियां, उसकी जायदादें नीलाम होने जा रही हैं। कोई एक थड़ा, कोई एक रेड़ा दुकान, कोई साइन बोर्ड रह नहीं गया जिस पर टैक्स नहीं लगा। क्या वो खैबर पख्तूनख्वा वाले मरीख पे रहते हैं? वक्त खत्म। वन लाइनर पीपल्स पार्टी वोट करेगी बजट के लिए? देखिए, वी विल हैव टू सी, कुछ चीज़ें, कुछ अनॉर्मलीज हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसमें करेक्शन की ज़रूरत है। अभी डिस्कस हो रही है फाइनेंस कमेटी के अंदर, तो पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ रखेगी, उस पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ रखेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, मैं के लिए बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन रही है। आई होप ऐलानात की हद तक ना हो ये रिलीफ की बातें जो की जा रही हैं, असल में आवाम को रिलीफ मिले, क्योंकि आवाम वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई से। हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।